हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारत के भूगोल के अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत हिमनद अर्थात ग्लेशियर्स को देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में भारत के जितने भी पठार हैं उनको भी देख लेंगे। पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं। रही बात रेगुलर PDF की, तो रेगुलर PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस चैनल का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। बात करें इस नोट्स की, तो आप BPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को काफ़ी सिंपल और सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपको चीज़ों को पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी और समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। हाँ, रेगुलर वीडियोज़ को अगर आप देख रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे, इसलिए कम टाइम में क्वालिटी रिवीजन के लिए ये नोट्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। खैर चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं हिमनद अर्थात ग्लेशियर्स की। उससे पहले बात कर रहे थे हिमरेखा की। देखिए, हिमरेखा को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पर्वत पर ये मोटी सी बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई है। देखिए, ये मोटी सी लेयर है इसकी, इतनी मोटी, इतनी मोटाई है इसकी बर्फ़ की। तो इसकी जो सबसे निचला वाला लेयर है ना, जो सबसे निचली सीमा है, इसी को हिम रेखा बोलते हैं। हिम की जो निचली सीमा होती है उसी को हिम रेखा बोलते हैं, ठीक है ना, वही हिम रेखा होती है। तो ये छोटी सी बात थी, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। हाँ, हिम रेखा की ऊंचाई की बात की जाए तो समग्र रूप से हिमालय में हिम रेखा की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। देखिए, जैसे कि हिमालय पर्वत क्षेत्र है ना, ये वाला, तो अलग अलग रीजन में, मतलब उत्तर में अलग ऊंचाई है, औसत ऊंचाई है, दक्षिण में अलग है, पश्चिम में अलग है, पूरब में अलग है। देखिए, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्यों? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रति 1000 मीटर पर टेम्परेचर जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस से कम होते जाता है। यही कारण है, इसी वजह से अधिकांशतः जो हिमनद मिलते हैं देखने को, वो कहाँ मिलते हैं? ट्रांस हिमालय पर, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है ट्रांस हिमालय पर, या फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय पर, महान हिमालय पर, क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है इनकी। तो ये सारी बातें हैं। खैर, आप ये रेंज ध्यान में रखिएगा। हिम रेखा की औसत ऊंचाई समग्र रूप से मैंने लिख दिया है, मिनिमम 4300 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक, ठीक है ना, 43 से लेकर 6000 मीटर तक। इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हिमनद की बात करें तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, हिमनद अर्थात हिम की नदी, बर्फ़ की नदी। हिम अर्थात बर्फ़, बर्फ़ की नदी मतलब पर्वत के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई होती है, बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ जमी हुई थी। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गंगा नदी जो निकलती है गंगोत्री से, गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर ही तो है। ग्लेशियर के पिघलने के साथ ही, मतलब ग्लेशियर पिघलता है, वही पिघलने के बाद पानी बनता है, पानी बनने के साथ वो फिर नदी बन के बहता है पानी, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर्स की। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, हिमनद की बात करें, तो ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। काराकोरम श्रेणी कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय पर है। हाँ, भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर ही है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लेकिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? सियाचिन है। भारत का सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर, लेकिन विश्व में इसका जो पोजीशन है वो क्या है? दूसरा पोजीशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर लीजिए सियाचिन के बारे में, थोड़ा सा ये जान लीजिए कि इसके उत्तर में, सॉरी उत्तर बोल रहा हूँ, ये कौन सा एरिया है? पूरब में अक्साई चीन है। इसके जो दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में लेह है, नुब्रा घाटी है, इधर नुब्रा घाटी है, इधर लेह है, ठीक है। उसके बाद इधर की तरफ पश्चिम में गिलगिट है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, हालांकि करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पर, ठीक है। तो इधर की तरफ अक्साई चीन हो गया, इधर की तरफ गिलगिट। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद बात करते हैं, हाँ, तो इसमें जो विशेष बात है ये ध्यान रखने वाली कि भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। हाँ, लेकिन विश्व में इसका दूसरा स्थान है। उसके बाद काराकोरम श्रेणी पर ये सब भी ग्लेशियर्स हैं। थोड़ा सा आप नाम ध्यान रख सकते हैं। वियाफो है, हिस्पारा है, बाल्टारो है, छोगो लुंगमा है, ससाइनी आदि, ये सारी चीज़ें हैं। ये ग्लेशियर्स हैं। ऊपर मैंने दिखाया होगा, यहाँ पर देखिए तो सही, ये देखिए, बाल्टारो ग्लेशियर से, सियाचिन ग्लेशियर से, दांगद्रुम हिमानी, हिस्पारा ग्लेशियर्स, वियापो ग्लेशियर्स। तो आपको जगह का नाम ध्यान रखना है, ये है कहाँ पर? लद्दाख में है, ठीक। मैप में भी दिख रहा है आपको। गंगोत्री की बात कर ली जाए तो देखिए, यहाँ पर इधर उत्तराखंड में दिख रहा है, यमुनोत्री है, मिलाम ग्लेशियर है, पिंडारी है। तो मैप में आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। कौन? जेमू ग्लेशियर है, ये देखिए सिक्किम। तो आपको ये ध्यान रखना है मैप में
कि कहाँ पर है, उसका पोजीशन ध्यान में रखना है। कभी उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, मिलान मिलान या फिर क्रम पूछ लेता है, कौन सा सही क्रम में है। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि मैप से चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, इससे किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो ये आपका ये भी काराकोरम श्रेणी पर ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखते रहिएगा एक नज़र रिवीजन के क्रम में। गंगोत्री की बात की जाए तो ये उत्तराखंड में है। गंगा नदी का जो उद्गम होता है यहीं से होता है, गंगोत्री से, ठीक है ना। उसके बाद चौराबाड़ी की बात की, आगे भी ये पढ़ेंगे। चौराबाड़ी तो आप ध्यान रख सकते हैं कि ये भी उत्तराखंड में ही है, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। उसके बाद मिलाम की बात की जाए तो ये भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के कुमाऊं में। यहीं से काली गंगा अर्थात शारदा नदी का उद्गम होता है, थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कि पीर पंजाल श्रेणी का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो सोना पानी है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं कहाँ से, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में, यहाँ से मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं बस। जेम ग्लेशियर की बात की जाए तो ये सिक्किम नेपाल बॉर्डर पर है, तो थोड़ा सा ये आप ध्यान रख सकते हैं। भारत के जो भी पठार हैं उनको देख लेते हैं। पठार की बात की जाए तो चलिए पहले मैप से देखने की कोशिश करते हैं। हालांकि पठार के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया है, तो विशेष रूप से हमें जो पढ़ना यही तो प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड का भाग है। मैंने आपको बताया था ना कि गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद जब भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ विस्थापित होता है तो इधर से यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद से यहाँ पर वलन की वजह से, फोल्डिंग की वजह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ यहाँ पर देख लीजिए, भ्रंशन की वजह से, फॉल्टिंग की वजह से एक गैप क्रिएट होता है जिसका नाम है मालदा गैप। इसकी वजह से, इसके द्वारा ये जो मेघालय का पठार है, यहाँ पर ये जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो जाता है। किस गैप के द्वारा? मालदा गैप के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। मैप देखने की भी आदत जरूर डालिए। यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ नर्मदा नदी के इधर उत्तर में मध्य उच्च भूमि का भाग है, जिसके अंतर्गत मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, ये जो अरावली श्रेणी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद मैंने ये बताया था इसके जो दक्षिण में ये दक्कन का पठार है। इसके दक्षिण में जो है दक्कन का पठार है, दक्षिण में दक्कन या फिर दक्षिण ऐसे समझ लीजिए। ये सारी बातें आपको बताई थी मैंने। और तो ये सारी चीज़ें एक एक करके चलिए सबको देखते हैं। ये देख लीजिए, ये दंडकारण्य जो क्षेत्र है ना, दंडकारण्य क्षेत्र का जो पठार है वो है। दक्कन के पठार की बात कीजिए तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, यहाँ पर दक्कन के पठार के अंतर्गत ही बड़ा सा भाग जो है ना, ये दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ये है। सब एक एक करके वहाँ पर मैंने लिखा है, आप टेंशन नहीं लीजिए, डिटेल्स में देख लेंगे। आपको मैप में क्या ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने बनाया है ना, ये दंडकारण्य क्षेत्र, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसका जो विस्तार है किन किन राज्यों में हुआ है। जैसे इधर महाराष्ट्र में हुआ है, छत्तीसगढ़ हो गया। मैप में आदत डालिए देखने की। ये तेलंगाना हो गया, इधर की तरफ देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। इधर की तरफ देखिए ओडिशा हो गया। एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, बीपीएससी में भी पूछा गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये इसी से दंडकारण्य क्षेत्र से ही पूछा गया है। दूसरे क्या बात करें, दक्कन का, हाँ, उसके बाद छोटा नागपुर पठार है, इसका भी विस्तार थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश। मेघालय का जो पठार है, फिर मेघालय बोल रहा हूँ, मालवा का पठार है। तो सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप तो मैप में देखने की आदत डालिए हैं, साथ ही मैंने यहाँ पर लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनमें कौन कौन सी, उनको यहाँ पर लिखा है। दक्कन के पठार की बात की जाए तो इसका शेप त्रिभुजाकार है, मैंने दिखा ही दिया है। दक्कन के पठार की बात की जाए तो इसका शेप देख ही रहे हैं, त्रिभुजाकार है। उसके बाद बात करते हैं इसका जो मुख्य भाग है दक्कन ट्रैप, अभी मैंने बताया। ये इसका जो निर्माण होता है दक्कन ट्रैप का कब होता है? क्रिटेशियस युग में। थोड़ा सा नाम ध्यान रख लीजिएगा। क्रिटेशियस युग के दौरान किस वजह से? ज्वालामुखी उद्गार की वजह से, ज्वालामुखी फूटने की वजह से दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान बनते हैं, बेसाल्ट चट्टान, उनकी वजह से। फिर इनका जो अपक्षय होता है ना, इनकी वजह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो जो दक्कन ट्रैप है ना, काली मिट्टी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तभी वहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा होती है, ठीक, दक्कन ट्रैप। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद बात की जाए दंडकारण्य क्षेत्र की, तो मैंने अभी बताया था इसका विस्तार। तो विशेष रूप से इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है। विशेष रूप से देखिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। इसको रटने से अच्छा है कि मैप में देख लीजिए, ठीक है, रटने से अच्छा है कि मैप में देख लीजिए इन चीज़ों को। फिर बात करते हैं मालवा की। मालवा के पठार की बात की जाए तो मैप में आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य है। पर्वत श्रेणियों की बात की जाए
तो इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में है मालवा का पठार, ठीक है। और उसके बाद मैक्स अधिकतर जो भाग है ना, अधिकतर भाग का नाम मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मध्य उच्च भूमि का जो भाग है अधिकतर इसके अंतर्गत आता है। इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राजस्थान में हुआ है। उसके बाद बात कर ली जाए छोटा नागपुर पठार की, तो ये भी मध्य उच्च भूमि का भाग है, ठीक है। हाँ, दामोदर नदी द्वारा ये अपवाहित होता है, मतलब मेन नदी जो है ना छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर जो पठार है ना उससे होकर जो मेन नदी प्रवाहित होती है वो कौन सी नदी है? दामोदर नदी। बाकी इसकी सहायक नदियाँ भी है, तो हम आगे जब नदी चैप्टर पढ़ेंगे ना, अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें इन चीज़ों को देखेंगे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो तीव्र एस्कार्प वाले ढाल के लिए ये जाना जाता है छोटा नागपुर पठार, ठीक। तीव्र एस्कार्प वाले ढाल के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से इसको एक अग्र गंभीर भी बोला जाता है। अग्र गंभीर अर्थात फ्रंट स्लोपिंग, छोटा नागपुर पठार को फ्रंट स्लोपिंग के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना, अग्र गंभीर। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद बात की जाए इसका जो विस्तार है झारखंड से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद की, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, भारत का जो रूर प्रदेश है, भारत का रूर प्रदेश किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर पठार को। ये रूर जर्मनी में एक जगह है रूर, जो खनिज संसाधन के लिए काफ़ी प्रचुर मात्रा में वहाँ खनिज संसाधन मिलता है, खनिज संसाधन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे ही भारत में जो छोटा नागपुर पठार है ना, ये खनिज संसाधन के लिए प्रचुर मात्रा में यहाँ से खनिज संसाधन मिलते हैं, तो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि ये सारी चीज़ें, ठीक ना। प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन छोटा नागपुर पठार से मिलते हैं, इसलिए भारत का जो रूर है वो कौन सा है? छोटा नागपुर पठार। उसके बाद बात कर लीजिए मेघालय के पठार की, तो इसको कार्बी एंगलोंग पठार भी बोला जाता है। मेघालय के पठार की बात की जाए तो इसके बारे में मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। भ्रंशन अर्थात फॉल्टिंग के कारण मालदा गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हुआ। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं ये ध्यान रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक। ये क्रम से मैंने लिखा है पश्चिम से पूरब की तरफ। यहाँ पर देखिए, यहाँ दिखाया तो नहीं, इधर गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। ये जनजातियों का नाम है, गारो, खासी, जयंतिया, इन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है। गारो, यहाँ पर खासी जनजातियाँ ज़्यादा मात्रा में रहती हैं, यहाँ पर जयंतियाँ, ठीक। तो जनजातियों के नाम पर ये पहाड़ियों का नाम रखा गया है, गारो, खासी एवं जयंतियाँ। तो ये सारी बातें हैं। मैप में आप बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैप देखने की कोशिश ज़रूर कीजिए, आदत डाल लीजिए, कोशिश क्या कीजिए, मैप देखने की आदत डालिए। सबसे पहले आपका पठार जब पढ़ने जाएँ तो आप इन चीज़ों को पढ़ने से पहले, ये जो टेबल देख रहे हैं इनको पढ़ने से पहले आप मैप की तरफ देखिए और इमेजिन कीजिए, सोचिए। जैसे छोटा नागपुर पठार की बात आएगी तो अग्र गंभीर, इसके बारे में पढ़ा, सोचिए क्या क्या पढ़ा था हमने। अग्र गंभीर हो गया, भारत का रूर हो गया, और उसके विस्तार की बात की जाए तो मैप में आप देख ही सकते हैं। इधर की तरफ किधर गया, 1 मिनट मिटा दीजिए, थोड़ा सा लगता है इधर की तरफ बढ़ गया ज़्यादा। यहाँ पर मैंने करेक्शन किया है, दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक। तो मैप से इन चीज़ों को देखिए। मालवा का पठार की बात की जाए, देखिए इधर राजस्थान की तरफ बढ़ा हुआ है, इधर मध्य प्रदेश की तरफ। दंडकारण्य क्षेत्र की बात की जाए तो देख लीजिए, यहाँ पर अभी मैंने बताया था महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक। इधर की तरफ आंध्र प्रदेश है। तो मैप देखने की ये आदत डालिएगा तो आपको फ़ायदा ही होगा, रिवीजन में भी टाइम कम लगेगा। हालांकि जो टेबल बनाया गया है, टेबल को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों काम कर सकते हैं, या फिर टेबल को देखिए, ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आगे दंडकारण्य क्षेत्र देख रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि मैप में हमने इसको कहाँ पर देखा था, दंडकारण्य क्षेत्र को, ठीक। उसके बाद यहाँ से मैच कराइए कि ये सही है, उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ सही है, आंध्र प्रदेश सही है या नहीं, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ठीक। इमेजिन करते हुए इसको मैच कराते जाइए। और वैसे ही मालवा का पठार हमने देख ही लिया। तो ये सारी बातें हैं। बाकी चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।